सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। इशाल, मुल्क भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियाँ जिस तरह से हम पहले भी आपको बता रहे थे कि जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में वबा के फैलाव को रोकने के लिए पाक फ़ौज SOPs पर अमल दरामद करवा रही है और हौसला अफजा बात यह है कि 3 मई से 40 से 49 साल के जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। कल ट्वीट किया गया आज़ाद उमर साहब की जानिब से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और NCOC के इजलास में बताया गया है कि जो 20 से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। NCOC ने मुल्क भर में अवाम की नकलो हरकत रोकने के लिए 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं उनका ऐलान भी कर दिया। इस हवाले से हम गाइडलाइंस देखें तो वो भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक 8 से 16 मई घर रहें और महफूज रहें कि हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। तमाम दफातर भी बंद होंगे। छुट्टियां भी जो हैं इस दफ़ा ईद की लंबी दी गई हैं और सिर्फ इन्हीं हिफाजती इकदाम के तहत दी गई हैं ताकि आप घरों में महदूद रहें। और जो जितने भी हमारे तफरीही मकामात हैं उनके बारे में भी बताया गया कि वो बंद रहेंगे ईद के दिनों में। अच्छा जी, चांद रात नहीं होने जा रही है। चांद रात मनाने का अपने दिमाग से बिल्कुल ख्याल साइड पे कर दें। एक तो आप इसलिए भी नहीं मना सकते कि कोरोना वायरस है, आपको अखलाकी तौर पर चांद रात नहीं मनानी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया और उन्होंने कहा कि चांद रात के लिए स्टॉल्स ही नहीं खुले होंगे कि आप चांद रात इसके साथ ही साथ योम अली, शब कदर, इत्तकाफ और जुमातुल अलविदा के लिए गाइडलाइंस जो है उन पर भी अमल दरामद 1 मई से होगा। उन्होंने कहा कि इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी हम निकलवाने, जैसे हमजा के बात कर रहे थे कि हम निकलते हैं बाहर लगवाने के लिए, स्टॉल्स पर जाते हैं, कपड़ों के स्टॉल्स भी बंद, बिल्कुल वो मुकम्मल पाबंदी होगी। इसलिए आप तकल्लुफन भी बाहर ना निकलें, कोशिश भी ना कीजिए बाहर निकलने की। बेहतर आपके लिए भी यही है और पूरे पाकिस्तान के लिए भी बेहतर चीज़ यही। अच्छा, छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर हम देखें कि अगर 10 से 15 तक अनाउंस की गई हैं तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि 9 और 8 से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते इतवार की छुट्टी होगी और फिर सिर्फ अगले हफ्ते जाकर 15 के बाद एक जुमा होगा, फिर आगे हफ्ते इतवार की छुट्टी होगी। तो खासी ज़्यादा छुट्टियां दी गई हैं। ये खुशी से नहीं दी गई हैं, आप उसमें खुश ना हो, ये मुश्किल हालात हैं इसलिए दी गई हैं। तफरीही मकामात, उनके इर्द गिर्द मौजूद होटल्स, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। जिस तरह इशाल बता रही थी, ईद के छुट्टियों के दौरान बैनुल सूबाई, इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नकलो हमल को किसी तरह से कम कर लिया जाए। और इजलास में ये जो NCOC का इजलास हुआ उसमें आलमी सतह पर वायरस के फैलाव में इजाफे के पेश नज़र पाकिस्तान आने वाली जो मुसाफिर परवाज़ें हैं उनको भी 15 रोज़ के लिए रोकने का फैसला कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही सख्त फैसले हैं जो कि किए गए हैं और ये बिल्कुल खुशी से नहीं किए गए और ना ही किए गए हैं कि आप तफरीही मकामात की तरफ रुख कर लें और निकल पड़ें, या फिर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल पड़ें और वहाँ पर आप रश लगा लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है कि कश्मीर, मरी या इन जगह पर जाने के लिए सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो कि वहाँ के रिहायशी हैं। वो छुट्टियाँ अपनी उनको मिल रही हैं तो वो अपने आबाई इलाकों में वापस जा सकेंगे। इसके अलावा तफरीह करने के लिए कोई भी इन इलाकों का रुख कर नहीं सकता, जा नहीं सकता। इस पर सख्त पाबंदी, और अगर आप ऐसी कोशिश भी करेंगे तो आपको वापस पलटना पड़ेगा। इसलिए आप अपने घरों से ही ना निकलें। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद तो फिर से आएगी, इंजॉय हम फिर से करेंगे, जिंदगी दोबारा नहीं होगी। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 3 मई से 40 से ज़ायद जो उम्र के लोग हैं, 49 साल तक के जो लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो रही है। बहुत अच्छा फैसला है। क्या टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने कि रोज़ाना कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि अब ग्रेजुअली तादाद बढ़ती चली जा रही है? उस वाले दिन से हमने 40 इयर्स प्लस के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल दी थी और अब इंशाल्लाह 3 मई से जो है वो उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मैसेजेस चले जाएंगे और उनकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। शुरू में वैक्सीनेशन का अमल थोड़ा स्लो था, मगर अब जो हमारे टारगेट्स हैं, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से हम डेली बेसिस के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा, कोई 1,17,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे वैक्सीनेट हो रहे हैं और इस नंबर्स को मज़ीद बढ़ाने का इरादा है। हमारी कोशिश है कि हम इसको 1.5 लाख या उससे भी ज़्यादा आहिस्ता इसके ऊपर भी ले जाएं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन के अमल में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी और 1-1.5 लाख को हम डेली वैक्सीनेट कर सकेंगे। डॉक्टर नौशीन साहिबा, जैसा कि 40 साल से ज़ायद के लोगों को अब वैक्सीनेट किया जा रहा है, 30 साल से ज़ायद लोगों की वैक्सीनेशन कब से शुरू हो जाएगी, कब तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है? ईद के फौरी बाद जो है, मैं समझती हूँ कि बाकी एज ग्रुप्स को भी, जो 40 के बाद नीचे के जितने एज ग्रुप्स हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन खोल दी जाएगी। और अब जितनी तेजी से हमारे पास वैक्सीन पहुंच रही है, हमारे 3 जहाज जो हैं वो वैक्सीन लेकर आए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला वाफिर मिकदार में वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि ईद के बाद हम तमाम एज ग्रुप्स के लिए
वैक्सीन का अमल शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह ताला उसमें तेज़ी भी आएगी। पहले रजिस्ट्रेशन का अमल भी बहुत स्लो था, मगर उसमें भी तेज़ी आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला वैक्सीन के अमल में भी तेज़ी आएगी। ठीक है डॉक्टर साहबा, ये भी बता दीजिएगा, लॉकडाउन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जुज़वी लॉकडाउन की बात होती है, स्मार्ट लॉकडाउन की बात होती है, अब तो मुकम्मल लॉकडाउन की बात हो रही है, तो ईद से कबल क्या हम मुकम्मल लॉकडाउन भी देख रहे हैं? चांद रात के हवाले से जैसे फैसले हमारे सामने आए हैं, छुट्टियाँ भी दी गई हैं, परवाज़ों पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। देखें जी, जिन शहरों में इस वक्त पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, 8% से ज़्यादा है, वहाँ डेफिनेटली मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। अच्छा। अभी जो इक़दाम लिए गए हैं, जिसके अंदर हम लोगों के बाज़ारों को बंद करना, बाकी तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को रोकना, ट्रांसपोर्टेशन को, ऑफिसेज़ को 50% करना, वो ईद से पहले हमें इसको मज़ीद सख्त इसलिए करना पड़ेगा कि पिछली साल भी हमने देखा था कि आखिरी अशरे के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों का बाज़ारों में जाना और ईद के ऊपर भी मेल जोल की वजह से बहुत ज़्यादा पीक आई थी। तो अभी से वो पीक जो है, मुझसे ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो अभी से हमारे पास में, इसलिए अशद ज़रूरत है। और लॉकडाउन की ऑप्शन भी टेबल के ऊपर है और उसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, उसकी मोडेलिटीज़ डिस्कस हो रही हैं और डिसाइड किया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो कौन सी एक्टिविटीज़ को जारी रखना है और कौन सी को टोटली बंद करना है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास खाना पहुँचे, अशिया खुर्दोनोश और एक फूड सप्लाई चेन जारी रहे, उसके लिए कुछ इंतजामात करने पड़ते हैं, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो काम कर रही है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, लाहौर जैसे शहर में हम देखें तो 90% से ज़ायद ICU बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं। हम दीगर शहरों की बात कर लेते हैं, ज़्यादा केसेस वाले शहरों में मज़ीद बेड्स और वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम किया जा रहा है क्या? लाहौर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद है और सारे पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी केसेस जो हैं वो हमें लाहौर में ही मिल रहे हैं और तेज़ी से लाहौर के तमाम बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए मज़ीद वेंटिलेटर्स ऑलरेडी सिस्टम में ऐड कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले भी बहुत सारे नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो फंक्शनल किए गए थे। बेड्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है और हॉस्पिटल में स्पेसेस क्रिएट की जा रही हैं। तो बिल्कुल इन एडवांस, इन एंटिसिपेशन के ये केसेस मज़ीद बढ़ सकते हैं। लाहौर के हॉस्पिटल्स में इसके लिए तैयारी हो रही है और अनाउंस भी किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कि हमने मज़ीद कई नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो सिस्टम में डाल दिए हैं और ऑक्सीजन बेड्स की तारीख बढ़ाई जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जो हमसाया मुल्क है हमारा भारत, वहाँ पर जब सूरत हाल ख़राब हुई, ऑक्सीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई की सूरत हाल क्या है? हम मतलब परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है अभी। मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि पिछली वेव के अंदर जो मैक्सिमम हमारे पास क्रिटिकल केयर पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पहली वेव में उनकी मैक्सिमम तादाद एक दिन में 3400 थी और अभी से हम लोग तकरीबन 5000 के करीब पहुंच गए हैं क्रिटिकल पेशेंट्स पे और इन सब पेशेंट्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मगर इसके लिए हुकूमत ने अपनी मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ तैयार करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आने वाले 2 हफ्तों के लिए तमाम हॉस्पिटल्स में जो इलेक्टिव ऑपरेशंस हैं उनको रोक दिया गया है, ताकि जो ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी और वो भी काफ़ी तादाद में इस्तेमाल होती थी, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए कोरोना वार्ड्स की तरफ। दूसरी तरफ ये ऑप्शन भी है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को ऑक्सीजन दी जाती है, अगर हमें कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन हुई, क्योंकि 80% ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम को जा रही है और बाकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जा रही है। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इंडस्ट्रीज़ की ऑक्सीजन जो है उसको भी हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। ये ऑप्शन जो है इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो है वो इंपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन, उसके ऊपर भी तमाम चीज़ों को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है कि हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो तमाम जो प्रोसीजर्स होते हैं ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के, उनको सिंप्लीफाई किया जाए और उनकी तैयारी की जाए, ताकि अगर किसी स्टेज पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। और उसके अलावा जो स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट है उसकी भी स्टडी की जा रही है। अगर वो फंक्शनल हो जाता है तो हमें इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके लिए उसकी वहाँ से जो ऑक्सीजन हमें मिलेगी वो पूरे मुल्क के लिए ठीक है। उम्मीद करते हैं हमें किसी किस्म की इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालात बेहतर होंगे। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी।